हेलो दोस्तों, नमस्ते। बात करते हैं आज कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य विषय की एक पाठ्य पुस्तक संवाद सेतु पर। कक्षा 12 में इस पुस्तक से कुल मिलाकर 5 पाठ आने हैं। 5 पाठों में से कुल मिलाकर 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 12 अंकों के प्रश्नों का भी अंक भर अलग अलग पाठवार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें इस पाठ से कुल मिलाकर 3 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। कितने अंक के? 3 अंक के। इस पाठ का यदि शीर्षक देखें तो रिपोर्टाज, डायरी, यात्रा वृतांत व संदर्भ ग्रंथ की महत्ता, ये 4 चीजें इसमें है। क्या क्या है? सबसे पहली बात, रिपोर्टाज है, डायरी है, यात्रा वृतांत है और संदर्भ ग्रंथ है। अब इस पाठ के विषय में यदि हम बात करें तो गत सत्र 2019-20 का जो सत्र था, उस सत्र में इसी पाठ से 3+3 अंक के अर्थात 6 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। कितने अंकों के? 6 अंकों के। एक तो रिपोर्टाज व यात्रा वृत्तांत में अंतर स्पष्ट करते हुए समझाने की बात कही गई थी, जिसका अंक भार भी 3 था। और दूसरा ही प्रश्न था कि डायरी के महत्व को और इंगित कीजिए, या डायरी के महत्व को समझाते हुए डायरी लेखन के बारे में बताइए। तो कुल मिला वो वह प्रश्न भी 3 अंक का था। कुल मिलाकर इस पाठ में से 3 अंक के 3+3 अंक अर्थात 6 अंकों के 2 प्रश्न पूछे जा चुके थे। इस पाठ के हिसाब से देखें तो कुल मिलाकर रिपोर्टाज से प्रश्न हो गया, डायरी से हो गया था, यात्रा वृत्तांत से हो गया था। शेष क्या रहा? संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ की महत्ता या संदर्भ ग्रंथ के बारे में जानकारी पूछी जाने की इस वर्ष पूरी गुंजाइश है, क्योंकि बोर्ड में हमने ये देखा है कि लगभग तो उस पाठ से भी और रिपीट नहीं हुआ करते, लेकिन इस बार चूंकि पाठ कम है, इस पाठ से प्रश्न आ सकते हैं। तो रिपोर्टाज के विषय में कुछ आ सकता है, डायरी के, यात्रा वृत्तांत अथवा संदर्भ ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण। तो हम चारों के विषय में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टाज कि रिपोर्टाज है क्या चीज। रिपोर्टाज की परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट बीच में जब कभी मर्जी ले सकते हैं। कि जब किसी रचना में किसी घटना का आंखों देखा या और कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक के मन पर उसकी अमिट छाप अंकित हो जाए और वह उसे भूल न सके। इस प्रकार की रचना रिपोर्टाज कहलाती है। कि सबसे पहली बात, ऐसी कोई घटना है, नंबर 1 बात, उस घटना को लेखक ने अपनी आंखों से देखा है और उसके बारे में अपने कानों से सुना है। जो घटना हुई उस घटना का वह चश्मदीद है ऐसा, और उसका ऐसा विवरण, ऐसा मार्मिक, यहां मार्मिक शब्द लिखना था और ऐसा शब्द ही मैं 2 बार लिख दिया, सॉरी। ऐसा मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया जाए, विवरण प्रस्तुत करना है लेकिन कैसा? मार्मिक, जो पाठक के मन पर उसकी एक अमिट छाप अंकित हो जाए और जिसे वह कभी भूल न सके। इस प्रकार की विशेषताओं को अपने अंदर समेटे हुई जो रचना होती है, उसे ही हम रिपोर्टाज के नाम से जानते हैं। यह रिपोर्टाज जो घटना शब्द है, यह किस भाषा का शब्द है? जो एवं वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं, अथवा इसी किताब में से 3 फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न भी इसी पाठ्य पुस्तक से पूछे जाने। तो ये पूछा जा सकता है कि रिपोर्टाज की भाषा होती है और बीच में खाली स्थान दे दिया, तो कौन सी भाषा होती है? फ्रेंच। फ्रेंच का अर्थ है फ्रांस नामक देश की भाषा। तो फ्रांस की भाषा होने की वजह से इसे फ्रांसीसी अथवा फ्रेंच भी कहा जाता है। अब देखिए, बात करते हैं और आगे कि ये कब से शुरू हुआ। लगभग इसकी शुरुआत मानी जाती है 1936 ईस्वी द्वितीय विश्व युद्ध से। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं का और लेख पत्रकारों ने उसके बारे में देखा, उनकी रिपोर्ट्स एकत्र की और उन रिपोर्ट्स का ऐसा मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया अपने रिपोर्ट्स के या अपने लेखन के माध्यम से कि वह लेखन कई सालों तक लोगों के दिलो दिमाग पर छाया रहा। इसलिए यह एक नई विधा खोजी गई और यह नई विधा जो है वह बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है।
अगला प्रश्न जैसे हम बात करें कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर क्या है, तो रिपोर्ट और रिपोर्टाज में यदि अंतर देखें तो हम इस प्रकार से तालिका बनाकर लिखेंगे तो हमारा जो उत्तर देने का तरीका है वह और ज्यादा प्रभावी असरकारक होगा। पहला है कि रिपोर्ट में सिर्फ तथ्य और आंकड़े होते हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई घटना हुई कि क्या हुआ, एक्सीडेंट किसके बीच में, एक मोटरसाइकिल और एक बस के मध्य, बात खत्म। कितने हताहत हुए, हत और आहत, हत का अर्थ होता है मरना, आहत का अर्थ होता है घायल होना, कि कितने मर गए या घायल हो गए। इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो पुष्ट हो जाती हैं तो वो खबर बन जाती है, और वो पुष्ट सूचना और तथ्य हो गए उसमें, और आंकड़े हो गए, प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या लिख दी। इसमें तथ्य और आंकड़े तो होते ही होते हैं, साथ साथ में लेखक की कलात्मकता, साहित्यिकता, उसकी संवेदनशीलता और उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मार्मिकता का पुट भी रिपोर्टाज में होता है। यह अर्थात रिपोर्ट यह दिमाग को प्रभावित करती है। जो इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं वह आंकड़े दिमाग को प्रभावित करते हैं, जबकि रिपोर्टाज जो है वह दिल को प्रभावित करती है। किस पर प्रभाव डालती है? दिल पर डालती है, मतलब संवेदनाएं जागृत करती है, मनुष्य की भावनाएं, हम कहें उसकी भावनाएं जो है वो जागृत होती है, तो कहीं ना कहीं और उसमें एक संवेदना आती है, और वह संवेदना मनुष्य के दिल को प्रभावित करती है। रिपोर्ट जो है वह नीरस होती है, उसमें ज्यादा आनंद नहीं आता, एक सूचना, एक पक्का पुष्ट समाचार है, आप ये मान सकते हैं। और यह सैरस होती है। इस रिपोर्टाज को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके पश्चात मन करता जाता है कि हम आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, क्या हुआ, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। जैसे रांगे राघव ने बंगाल के दुर्भिक्ष या उसकी जो महामारी 1899 के आसपास जो पड़ी थी, उस महामारी और उस दुर्भिक्ष के बारे में जो वर्णन किया है तूफानों के बीच, उस समय उन्होंने विशाल भारत के नाम से लिखा था। वर्तमान में यह एक पुस्तक के आकार में उपलब्ध है, आप पीडीएफ में भी इसे पढ़ सकते हैं, और हालांकि राजकमल प्रकाशन से इसकी बुक भी मिल जाती है। तो उससे जो तूफानों के बीच है रांगे राघव का, तो उसमें आप देखेंगे तो बड़ी सैरसता और मार्मिकता, सबसे खास बात है उसकी मार्मिकता। उस अकाल में उन्होंने देखा कि किस प्रकार बच्चे अपने माँ बाप के हाथों में दम तोड़ रहे हैं, बावजूद इसके माँ और बाप कुछ कर नहीं पा रहे। मतलब पशु, मनुष्य, सबके गांव के गांव उस समय खाली हो गए थे। तो ऐसा जो मार्मिक वर्णन किया गया है वह कहीं ना कहीं सैरस बन पड़ता है, मनुष्य की इच्छा जागृत होती है कि हम और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। यह एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रिपोर्ट किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का, जबकि यह फ्रांस या फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कौन सा? रिपोर्टाज। रिपोर्ट है वह आमजन के लिए उपयोगी तो उतनी है लेकिन प्रभावी कम है। उपयोगी तो यह भी खूब है, उपयोगी इसलिए, मान लो किसी भी प्रकार की बजट जारी हुआ तो बजट की जो सूचनाएं वो उपयोगी तो पूरी है, लेकिन प्रभावी कम होती है, क्योंकि वो सूचनाएं, वो आंकड़े जो होते हैं उन पर हर व्यक्ति की समझ उतनी नहीं हो पाती। जबकि रिपोर्टाज जो है वह प्रभावी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें लेखक अपनी साहित्यिकता, अपनी कलात्मकता और अपनी खुद की एक भाषा शैली का प्रयोग करते हुए उसमें और वो सूचना जारी करता है। घटना और रिपोर्ट है वह घटना के आंतरिक स्वरूप की, घटना का जो आंतरिक स्वरूप था उसके बारे में अभिव्यक्ति देता है, जबकि रिपोर्टाज किस बात की अभिव्यक्ति देता है? किसी घटना के बाहरी स्वरूप की अभिव्यक्ति, और हमें किसमें मिलती है, किसमें प्राप्त होती है? रिपोर्टाज में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें कि रिपोर्टाज क्या है, कि जब किसी रचना में किसी घटना का आंखों देखा व कानों सुना ऐसा मार्मिक विवरण प्रस्तुत कर दिया जाए जिससे पाठक के मन पर एक छाप अंकित हो जाए और उसे वह कभी भूल न सके, इस प्रकार की रचना रिपोर्टाज कहलाती है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। कब से इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? तो सन 1936 के आसपास है, और द्वितीय विश्व युद्ध के जो युद्ध स्थल के दौरे पत्रकारों के द्वारा किए गए और उनका एक मार्मिक विवरण
समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के समक्ष रखा गया, तो रिपोर्ट से कहीं आगे की चीज निकल कर आई और इसलिए उसे रिपोर्टाज का नाम दिया गया। रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर क्या है? और इसके बाद जैसे हमने बात की अभी कि बंगाल में जो अकाल पड़ा था, जिसे छप्पनी अकाल कहते हैं, हमारे यहाँ भी छप्पनी अकाल, शायद वह 1899 के आसपास था। छप्पनी अकाल तो 100% 1899 में था, उसका मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जो अकाल पड़ा था उस अकाल में और रांगे राघव ने जो विवरण प्रस्तुत किया था उसे रिपोर्टाज के नाम से जानते हैं। उस समय उन्होंने विशाल भारत के नाम से लिखा था। किस नाम से? विशाल भारत के नाम से। ये तो तब लिखा था। और आज ये किस रूप में प्रचलित है? तो आज के दिन यह एक पुस्तकाकार में उपलब्ध है और उसका नाम है तूफानों के बीच। और तूफानों के बीच नाम की जो रचना है वह किसके द्वारा लिखी गई है? रांगे राघव के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी एक रिपोर्टाज लेखक और भी हुए हमारे हिंदी साहित्य में। उन रिपोर्टाज लेखक के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा उन्होंने बिहार राज्य की नदियों में आने वाली बाढ़ का विवरण किया है। किसका? बिहार की नदियों में आने वाली बाढ़ का। और जिन्हें मैला आंचल जैसी अनमोल बहुमूल्य कृति देने का श्रेय भी प्राप्त है, उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु और उनके उसे रिपोर्टाज संग्रह का नाम है ऋण जल धन जल। फणीश्वर। दोस्तों यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य के विषय में हम जानते हैं कि यात्रा हर मनुष्य घूमने फिरने का बड़ा शौकीन होता है। बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे तो क्योंकि और ज्यादा होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ वयस्क मनुष्य की। वयस्क मनुष्य जो है वह कहीं भी यात्रा करके आता है। यात्रा करने के पश्चात उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसकी, और यहाँ जो उसने पहले देख रखा है, जिस वातावरण में वह पलता बढ़ता है, उस वातावरण में, यहाँ के आपसी संबंधों में, यहाँ के समाज में, वेशभूषा में, इन सब में वो एक तुलना करता है और तुलना के पश्चात वह और एक ऐसा विवरण प्रस्तुत करता है जो जनता के समक्ष पुस्तक के आकार में अथवा किसी लेख इत्यादि के आकार में वहां उनके समक्ष प्रस्तुत हो। इससे लोग होता यह है कि लोग जो दूसरे पाठक जो लोग हैं वो लोग उस क्षेत्र विशेष के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेखक के लिए एक ये हो जाता है कि जब वो लिख देता है तो उसकी जो यात्रा है वह है एक सफल यात्रा मानी जा सकती है। यात्रा साहित्य अथवा यात्रा वृत्तांत की हम परिभाषा देखते हैं कि किसी अनजाने या अपरिचित स्थान की यात्रा के उपरांत वहां के समाज, सबसे पहली बात आती है अनजाना और अपरिचित स्थान है जिसके बारे में हमने जाना ज्यादा नहीं जानकारी हमारी और हम वहां गए, तो वहां के समाज, वहां की भाषा, जो आपसी भाषा बोली जा रही है, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, वहां के हो सकता है कि नहीं दो से अधिक पंथ या संप्रदाय या जिन्हें धर्म के नाम से भी जान सकते हैं उसके मानने वाले लोग हों, तो उन दो से अधिक समाजों के जो आपसी संबंध है, पारस्परिक संबंध है, उन संबंधों के विषय में, वहां के इतिहास, वहां के भूगोल का अर्थ मतलब मिट्टी, वहां की कृषि, वहां की उपज, वहां का जो वर्षा है, उनका जो हम कह सकते हैं कि रेशियो या वर्षा का जो अनुपात है, वार्षिक वर्षा का अनुपात है, वहां की सर्दी गर्मी है, इसके बारे में, या वहां की प्रकृति, वहां के हो सकता है पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं या रेगिस्तान है इत्यादि से जन सामान्य को परिचित करवाने के उद्देश्य से, किसे? जन सामान्य को, और एक परिचय देने के उद्देश्य से लिखा गया विवरण ही यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य कहलाता है। दोबारा देख सकते हैं इसे कि किसी अनजाने अपरिचित स्थान की यात्रा के उपरांत वहां के समाज, भाषा, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, आपसी संबंध, इतिहास, भूगोल, प्रकृति इत्यादि से जन सामान्य को परिचित करवाने के उद्देश्य से लिखा गया या प्रस्तुत किया गया विवरण ही यात्रा वृत्तांत अथवा यात्रा साहित्य के नाम से अभिहित किया जाता है या यात्रा साहित्य
कहलाता है। यात्रा साहित्य की यदि हमें हिंदी साहित्य में बात करें, हिंदी साहित्य जगत में बात करें, तो एक नाम निकल कर आता है सबसे प्रमुख, राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी जितना, या राहुल सांकृत्यायन जितना घुमक्कड़ शायद ही इस देश में कोई दूसरा हुआ होगा। और उन्होंने अपनी एक पूरी किताब लिखी, उस पुस्तक का नाम भी घुमक्कड़ शास्त्र है। मेरी तिब्बत यात्रा इत्यादि, मेरी तिब्बत यात्रा भी उनकी एक बहुत ही अनमोल कृति है, जो कि बौद्ध धर्म पर उनकी समझ और उनकी द्वारा की गई पड़तालों के विषय में, और वहाँ के समाज के, वहाँ की बोलचाल, खान पान, उनके विषय में वो जानकारी वहाँ प्रस्तुत करते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा नाम से इन्होंने जो एक रचना लिखी यायावरी पर, उसका नाम ही उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र लिख दिया। उसका नाम ही क्या है? घुमक्कड़ शास्त्र। उसके बाद में यदि बात करें तो हिंदी साहित्य जगत में अजय भी बहुत प्रसिद्ध यात्रा साहित्य लेखक रहे हैं। उनकी अरे यायावर, रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, दोनों ही कृतियां अनमोल है। अरे यायावर, रहेगा याद, उनकी भारत भर में जो यात्राएं उनके द्वारा की गई उनका वर्णन है। और एक बूंद सहसा उछले में विदेशी यात्राओं का वर्णन उन्होंने और दिया है। एक और प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हुए जिनका नाम है मोहन राकेश है। मोहन राकेश का एक कोटेशन अपने इस पाठ्य पुस्तक में, अपनी इस संवाद सेतु नाम की इसी पाठ में और वो उद्धृत हुआ है। उसके उन्होंने यात्रा के विषय में क्या लिखा है, क्या कहा है, वो कोट किया है, और तो उसी को हमने यहाँ लिखा है। देखें क्या लिखा है कि यात्रा यायावर अथवा यात्री को एक स्थिर दृष्टि देती है। स्थिर का अर्थ है यहाँ पर तटस्थ, एक तटस्थ दृष्टि वह प्रदान करती है। कौन? यात्रा। किसे? यायावर को अथवा यात्री को। यायावर और यात्री दोनों एक ही शब्द है। यह दृष्टि रोज रोज के द्वंद्वपूर्ण अथवा तनाव भरे अथवा टेंशन भरे जीवन में रहकर नहीं पाई जा सकती। घर के तामझाम ही इतने होते हैं कि उसे फुर्सत ही नहीं रहती कि वो एक समान दृष्टि से सबको देख सके। व्यक्ति एक अलग वातावरण में, लेकिन यह सुविधा उसे कब मिलती है? यात्रा करने पर। तो तनाव भरे या द्वंद्वपूर्ण जीवन में रहकर नहीं पाई जा सकती। व्यक्ति एक अलग समाज में पहुंचकर या अलग एक वातावरण में पहुंचकर निजी परिस्थितियों, मतलब अपनी जो व्यक्तिगत है, अपनी खुद की जो पर्सनल है, उन परिस्थितियों के दबाव से मुक्त हो जाता है। उनके दबाव से मुक्त होकर नए व्यक्तियों से मिलता है, नई परिस्थितियों से रूबरू होता है और नए वातावरण से वह रूबरू होता है, और उनके साथ एक मधुर संबंध स्थापित कर देता है अथवा एक मधुर संबंध बना लेता है। और ऐसे माहौल में ही मनुष्य अपना स्वाभाविक, अपना नेचुरल जो जीवन है, अपनी नेचुरल जो लाइफ है, उसके व्यक्तिगत जो गुण है उसमें, वो है गुण, वह उसी दरमियान जी पाता है जब उसे निजी जिंदगी के जो टेंशन है, जो तनाव है, वो नहीं रहेंगे। एक के दबाव से मुक्त होकर नई व्यक्तियों, नई परिस्थितियों व नए वातावरण से मधुर संबंध स्थापित कर देते हैं। ऐसे माहौल में मनुष्य अपना स्वाभाविक जीवन ही जी पाता है। वह स्वयं को उस माहौल में स्वतंत्र छोड़ देता है, और असल में उसी स्वतंत्रता में व्यक्ति अपने स्वभाव व नैतिकता को जी पाता है। इस तरह से जिया गया थोड़ा सा समय भी कई वर्षों तक कई वर्षों के तनावपूर्ण माहौल में रहकर बिताए गए जीवन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे कुछ ही पल यदि हमारी लाइफ में है तो वो और ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाएंगे। और यात्रा साहित्य की हम बात करें तो सबसे प्रमुख हिंदी साहित्य में सबसे प्रमुख यात्रा साहित्यकार कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन। उसके बाद में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय, ये भी और बहुत प्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं भारत के अनेक विषयों में। और भारत के अलावा विदेशों के बारे में भी बहुत सारे यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य में देखने को मिलते हैं। चूंकि
भारत की यदि आप बात करेंगे तो भारत में धार्मिक स्थलों या तीर्थ स्थलों के बारे में ही ज्यादा लिखा गया है, जबकि विदेशों की यदि हम बात करें तो विदेशों में लंदन जैसे शहर के विषय में ज्यादा लिखा गया है। और उसकी वजह ये रही है कि विदेश के साथ तुलना करने में मनुष्य कहीं ना कहीं अपने आप को और ज्यादा उत्सुक पाता है। तो इस वजह से जो विदेशी यात्राएं थी वो उन विदेशी यात्राओं का वर्णन ज्यादा मिलता है भारतीय यात्राओं की बजाय। क्योंकि एक तो यह भी होता है कि भारत में भर में यात्रा कोई भी कर सकता है या बहुत सारे लोग चाहकर कर सकते हैं, लेकिन विदेश में जा पाना मुश्किल होता है। एक तो आर्थिक दृष्टि से और थोड़ा राजनीतिक अथवा सबसे मुख्य कारण जो है वह तो आर्थिक ही माना जा सकता है। उसके अलावा कई एक दस्तावेजों से संबंधित ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं जिनसे गुजरना पड़ता है, एक लंबी प्रोसेस होती है। इसलिए विदेश यात्रा घूमने के लिए बहुत कम की जाती है। और जिन हिंदी साहित्यकारों ने किया है उन्होंने लिखा कुछ बहुत कुछ, और वह जो बहुत कुछ लिखा हुआ है वही हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ साथियों देखें, आगे चलते हैं डायरी पर। डायरी हमारा तीसरा रिपोर्टाज देख लिया हमने यात्रा वृत्तांत, अभी हमें डायरी देख रहे हैं। तो डायरी क्या है? डायरी प्रतिदिन जो जो घटनाएं घटित हुई अथवा किसी मनुष्य ने जो जो कार्य किए वह कार्य किसी एक रजिस्टर अथवा किसी एक डायरी में इंद्राज करना ही डायरी लेखन कहलाता है। इस डायरी लेखन को हिंदी भाषा में यदि हम बात करें तो दैनंदिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैनंदिनी। आपने अपने स्कूल में देखा होगा आपके जो कक्षा अध्यापक अथवा और जो विषय अध्यापक है वो अपने हाथ में अपने साथ एक डायरी रखते हैं। जो पाठ आपको आज पढ़ाया उसके पश्चात कल उनकी क्या योजना है, कल वो क्या पढ़ाएंगे आपको, इसके बारे में अपनी डायरी में एक छोटा सा संकेत वो लिख दिया करते हैं। और वह संकेत बाद में अपने प्रिंसिपल साहब से और वो वेरीफाई करवाते हैं, सिग्नेचर वहां करवा के लाते हैं। तो वह एक दैनंदिनी भी मानी जाती है। दैनंदिनी भी उसे कहा जाता है, मतलब प्रतिदिन का लेखा जोखा। तो हम इसकी परिभाषा के रूप में देखेंगे कि प्रतिदिन की घटनाओं और कार्यों का लेखा जोखा या विवरण लेखन ही, मतलब विवरण को लिखना ही डायरी लेखन कहलाता है। किसी जमाने में थोड़े सालों पहले की यदि हम बात करें तो व्यापारी वर्ग जो है वो इसे बही लेखन के नाम से जानते थे। और राजकीय जो कार्यालय है और राजकीय कार्यालय में सबसे पहले हम सबसे प्रधान कार्यालय की यदि हम बात करें तो जो पुलिस स्टेशन है अथवा पुलिस थाना है वहां रोजनामचा नाम से एक अलग ही रजिस्टर वो संधारित करते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस थाने के अधीन आने वाले गांवों में किस किस प्रकार की किन कोई यदि प्रिय अथवा अप्रिय घटना सुनी गई और उसके बाद थाने का जो स्टाफ है उस स्टाफ के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया, हो सकता है कोई घटना हुई हो अथवा नहीं हुई हो। यदि घटना किसी प्रकार की नहीं भी घटित हुई है तो भी और पुलिस अधिकारी और उनके जो मातहत कांस्टेबल इत्यादि हैं उनके द्वारा क्या क्या कार्य संपादित किए गए उन सब का विवरण वहां लिखा जाता है। तो उसे रोजनामचा भी कहा जाता है। डायरी के वर्गीकरण या डायरी के जो प्रकार हैं उन्हें कुल मिलाकर 4 भागों में बांटा गया है। एक तो व्यक्तिगत डायरी, वह व्यक्तिगत डायरी जो है वह निजी डायरी कहलाती है। यह है जैसे मैं स्कूल से घर आ गया, घर आने के पश्चात और स्कूल वाली जो बात है वो है जो दैनिक बातें वो शामिल न करके यदि कोई अलग से कोई विशेष घटना ऐसी जिंदगी की आई कि उसका उल्लेख किया जाना जरूरी है। एक तो वो, इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर की यदि कोई बहुत अच्छी घटना या बहुत खराब घटना यदि कहीं घटित हुई है तो उसका उल्लेख भी हम अपने डायरी में कर सकते हैं। तो एक तो व्यक्तिगत अथवा निजी डायरी, उसके पश्चात होती है कि वास्तविक डायरी। वास्तविक डायरी साथियों वो है जो हम अपने विद्यालय में अपने अध्यापकों के हाथ में या अध्यापकों के द्वारा जो रोज भरते हुए देखते हैं उसे वास्तविक डायरी कहते हैं, वो वास्तव में डायरी है। इसके बाद में काल्पनिक डायरी, कल्पना के आधार पर, और एक साहित्यिक डायरी। जो साहित्यकार हैं वे जिन पुस्तकों को पढ़ते हैं उन पुस्तकों से महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अपने डायरी में नोट कर लेते हैं। अथवा यदि कोई लेखक या कोई कवि इत्यादि हैं तो वो कवि
चलते चलते उनके दिमाग में यदि कोई दो बातें भी आ जाती हैं तो उन्हें लगता है कि महत्वपूर्ण और कभी हमारे काम में आएंगी, तो वो बातें वो अपने डायरी में लिख दिया करते हैं तारीख सहित है। उसमें तारीख, तिथि और वार दोनों शामिल होते हैं, इसलिए उसे साहित्यिक डायरी के नाम से भी जानते हैं। तिथि और वार जो है वो इन चारों में ही शामिल होते हैं, वास्तविक में, काल्पनिक में और साहित्यिक और व्यक्तिगत डायरी में। अब आती है डायरी की विशेषता क्या है। तो डायरी की 4-5 विशेषताएं होती है। यदि हम इस वास्तविक डायरी को छोड़ दें, उसके पश्चात जो 3 प्रकार की डायरियां हैं वो सभी डायरियां गोपनीय होती है, वो गुप्त होती है। जहां तक मेरा मानना है उस डायरी का लेखक अपने बीवी बच्चों को भी और वो डायरी शायद ही कभी पढ़ने देते होंगे। हाँ, वो उनकी मृत्यु के पश्चात अथवा उन जब वो इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वो उसका ना तो विरोध कर पाए और ना उनसे छीना झपटी कर पाए, तब वो भले पढ़ ले उनके घर वाले, अन्यथा वो इस प्रकार से छिपा कर उसे रखते हैं। तो देखिएगा, पहली विशेषता होती है कि यह व्यक्तिपरक व गोपनीय होती है। कौन सी डायरी? व्यक्तिगत डायरी, काल्पनिक डायरी और साहित्यिक डायरी। सिर्फ वास्तविक डायरी है, इसे आप और गोपनीय नहीं रख सकते। जैसे मैं खुद रोज डायरी भरते हैं और वह डायरी रोज हम प्रिंसिपल साहब से चेक करवाते हैं, इसका मतलब उससे गोपनीय या उसे गुप्त रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा है कि डायरी लेखक डायरी में तात्कालिक संवेदनाओं का इंद्राज करता है। यदि उसे किसी बात पर गुस्सा आया है, इस डायरी को छोड़कर ये व्यक्तिगत डायरी की हम यदि बात करें, यदि उसे किसी बात पर गुस्सा है तो उसकी भाषा के जो शब्द वह डायरी में इस्तेमाल करेगा, उन शब्दों में गुस्से की झलक मिलेगी। यदि उसे प्यार से वह कोई बात लिख कर रहा है तो वह प्यार भरे शब्दों में और वहां इंद्राज करेगा। यदि किसी बात की उसे खुशी है या कोई सुख की प्राप्ति हुई है, आपका रिजल्ट आया 12वीं कक्षा का और रिजल्ट आया तो अप्रत्याशित रिजल्ट आया, जिसकी आशा भी आपने नहीं की थी, उतने प्रतिशत आपके अंक बने, तो आप बड़े खुश हैं, तो आप अपने डायरी में लिख सकते हैं। आप उसके बाद आपने अपने जो गुरुजन है, घर के आस पड़ोस के माता पिता चाचा तो सब है, उन सबको और उसका श्रेय देंगे कि उन सब ने मेरी मदद की, और वही रिजल्ट अप्रत्याशित रह जाता है, जिसकी आशा भी आपने नहीं की थी, उससे बहुत कम यदि प्रतिशत, मैं चाहता हूं कि नहीं है, लेकिन गलती से यदि आ जाते हैं तो आपका मन दुखी होगा। और उस दुख की स्थिति में आप अपने गुरुजनों, माता पिता या उस समय का जो माहौल, आपके चारों तरफ के जो पड़ोसी, दोस्त, मित्रगण जो भी थे, उन सबको कहीं ना कहीं आप कोस रहे होते हैं कि यदि ये इन्होंने सही पढ़ाया होता, माता पिता ने सही सुविधाएं दी होती, सही टाइम पे ट्यूशन लगवाया होता, ये कोरोना नहीं आता, ये लॉकडाउन नहीं होता, तो मेरे नंबर इससे और ज्यादा अच्छे बन सकते थे। तो इस प्रकार से वह तात्कालिक संवेदनाएं लिखते समय, अभी लिखने बैठे रात के यदि 9:30 बजे, 9:30 बजे वह लिखना शुरू कर रहा है और उसके मन में जो विचार है वह उन्हीं विचारों को प्रकट करने वाले शब्द जो है उनकी झलक आपको उस डायरी लेखन में मिल जाएगी। हो सकता है खुश है, दुख में है, गुस्से में है, प्यार में, सब बातें। डायरी लेखक है वह घटना के प्रति अपने मत को अभिव्यक्त करता है। हो सकता है कोई बात उन्हें अच्छी लगी हो या नहीं लगी हो, वह व्यक्ति विशेष, वह डायरी लेखक उस बात के बारे में क्या सोचता है, वह अपने डायरी में, यदि डायरी लिखने का वह आदी है, डायरी लिखने का शौकीन है, या वह डायरी लिखता है तो उसमें वही बात लिखेगा कि अमुक विषय के बारे में उस व्यक्ति विशेष के क्या विचार हैं। डायरी लेखक आत्मीय गुणों व प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करता है। उस व्यक्ति विशेष में कि जो आत्मीय गुण है या उसके जो व्यक्तिगत गुण है, उन गुणों को और उनकी अपनी प्रवृत्तियों को वह अपनी डायरी में इंद्राज करता है अथवा अभिव्यक्त करता है। डायरी लेखक हर दम, हर वक्त भविष्य के प्रति सकारात्मक रवैया रखता है। वह यदि हम बात कर रहे थे यहाँ यदि कम प्रतिशत आने वाली, तो डायरी लेखक उसमें इस बात को जरूर मेंशन करेगा, जरूर उल्लेख करेगा कि इस बार जरूर कम नंबर बने, लेकिन मैं अगले वर्ष और ज्यादा मेहनत करूंगा और इससे अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वो हर बार सकारात्मक सोचता, ये नहीं सोच लिखेगा कभी भी कि मैं अगले वर्ष और इससे भी कम नंबर लेके आऊंगा, नहीं लिख सकता कभी भी।
और वह डायरी के माध्यम से स्व मूल्यांकन भी करता है। डायरी पढ़ेगा, जैसे मान लो आज की डायरी लिखी हुई वह 2 3 4 साल बाद पढ़ता है, और वह 2 3 4 साल बाद जब उसे पढ़ेगा तो उस पर उसे उस डायरी के उन पन्नों में उसके जो खुद के व्यक्तित्व की छाप पड़ी हुई है उसे पढ़कर हंसी भी आएगी, और उसके पश्चात उसे वह मन ही मन एक निश्चय जरूर करेगा कि यार ऐसी गलती भी मैं करता था, चलो भविष्य में इस प्रकार की गलतियों का दोहराने नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से, और उसके अंदर यदि कोई अवगुण था इस प्रकार का तो वह उस अवगुण को और त्याग देगा, उससे दूर निकलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति या डायरी का जो लेखक है वह अपनी डायरी के माध्यम से खुद का मूल्यांकन भी करता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं संदर्भ ग्रंथ की महत्ता पर। हाँ दोस्तों, देखते हैं संदर्भ ग्रंथ की महत्ता कि संदर्भ ग्रंथ है क्या चीज और उनका महत्व क्या है हमारी लाइफ में अथवा पत्रकारिता में। देखते हैं कि संदर्भ ग्रंथ क्या है कि जो ग्रंथ है वर्तमान की घटनाओं व सूचनाओं की पुष्टि के महत्व की उपयोगिता, उनकी वास्तविकता और उनकी तथ्यात्मकता की पुष्टि के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। दोबारा देख सकते हैं कि जो ग्रंथ वर्तमान की घटनाओं और सूचनाओं के महत्व, उपयोगिता, वास्तविकता व तथ्यात्मकता की पुष्टि के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें ही संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। मतलब वो ऐसी पुस्तकें हम कह सकते हैं, जैसे मान लो कोई चीज की जानकारी हमें देखनी है और वह जानकारी दो आपके पास अलग अलग लेखकों और अलग अलग प्रकाशकों की किताबें आपके हाथ में है, और दोनों ही किताबों में आपने देखा कि वहां पर जो बातें हैं उनमें विरोधाभास है, उनमें कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती हुई एक दूसरे के खिलाफ बातें हैं। तब हम बात करें, तब हम ऐसी पुस्तकें देखते हैं जो प्रामाणिक हो, जिनको हमारा विभाग या हमारी सरकार के द्वारा प्रामाणिकता प्रदान की गई हो, और उनमें यदि किसी चीज की पुष्टि होती है तो उसे हम संदर्भ ग्रंथ के रूप में मान सकते हैं। अंग्रेजी में आपने एक नाम सुना होगा रेफरेंस बुक, वह रेफरेंस बुक ही संदर्भ ग्रंथ माने जाते हैं। इससे क्या होता है, कोई भी घटना है या सूचना है उसका महत्व क्या है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए, तो भारत आने वाले वे कितने नंबर के कौन से राष्ट्रपति हैं, इससे पहले मान लो अमेरिका में 50 राष्ट्रपति हुए, तो 50 में से कौन कौन से राष्ट्रपति भारत आए, किसी राष्ट्रपति के द्वारा एक से अधिक यात्राएं की गई हैं या कम से कम समय में, और उनकी जो यात्रा का जो अंतराल है वो कम रहा है, किसी राष्ट्रपति के द्वारा 1 दिवसीय 2 3 4 5 दिवसीय यात्राएं की गई हैं, तो उन सब का उल्लेख यदि पत्रकारिता में किया जाए। जैसे अभी फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, हाँ जो बाइडेन है, जो बाइडेन 5 दिवसीय यात्रा पर आते हैं, वो विदेश की अमेरिका के हिसाब से विदेश की पहली यात्रा है, पहली यात्रा के रूप में वो भारत को चुनते हैं। आज तक के जितने भी राष्ट्रपति हैं वो मान लेते हैं हम कि वो 3 दिवस से ज्यादा कभी नहीं रुके, और वो पहले और दूसरे देशों में फ्रांस है या हम बात करें जर्मनी है, इटली है, इंग्लैंड है, इन देशों में पहले यात्रा करके, लेकिन भारत का नंबर बहुत बाद में आया है। लेकिन इस बार के जो बाइडेन नामक राष्ट्रपति हैं वो हम कल्पना के आधार पर चल रहे हैं, जो बाइडेन पहली विदेश यात्रा करते हैं अपनी तरफ से और पहली बार वो भारत आते हैं और 5 दिवसीय यात्रा पर आते हैं, तो फिर ये बन जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो विदेशी संबंध है वो कहीं ना कहीं सुधार की तरफ होंगे। अन्य या हम उनको बार बार न्योता दें फिर भी न आए, तो हम ये लगे हमें महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं जो विदेशी संबंध है, आपसी संबंध है दोनों देशों के मध्य, वो कहीं ना कहीं और उनके बीच में दरार आ रही है, छिटक रही है। तो किसी समाचार या किसी घटना का महत्व है, उसकी उपयोगिता, उसकी वास्तविकता, उसकी तथ्यात्मकता, या हम बात करें उसकी प्रामाणिकता, उसकी प्रामाणिकता के लिए और संदर्भ ग्रंथों की जरूरत पड़ती है। हम किसी क्षेत्र विशेष के बारे में मान लो कृषि उपज की बात कर रहे हैं, एक जिला ले लिया या किसी एक जिले का कोई ब्लॉक है कि आज से 10 साल पहले वहां पर बाजरे का उत्पादन इतना हुआ था, 9 साल पहले इतना, 8 7 6 5 लगातार
और हम साल दर साल, और यदि वहाँ के बाजरे या किसी भी एक जिन्स या किसी भी एक फसल के उत्पादन का विवरण लिखते आते हैं, उस समय हर वर्ष जितनी बारिश हुई उस बारिश का अनुपात भी, सारी चीजें, या जितने जिस क्षेत्रफल में बुआई की गई वो सारी चीजें लिखते आते हैं। तो हमारे द्वारा जो आंकड़े या जो चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, जो सूचना प्रस्तुत की जाती है, उन सूचनाओं की उपयोगिता बढ़ जाएगी, उनकी वास्तविकता, उनकी तथ्यात्मकता और उनकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है। इससे संदर्भ ग्रंथ हमारे इसी काम के होते हैं। हम जैसे देखते हैं, जब भी कोई चीज हमें देखनी होती है तो हम गूगल पर करते हैं, और गूगल में हम वहां देखते हैं तो एक नाम आता है विकिपीडिया। तो विकिपीडिया में और किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष, किसी घटना विशेष की एक मूलभूत जो बुनियादी जानकारी दी जाती है, वह जानकारी भी और रेफरेंस बुक के नाम से हम मान सकते हैं। क्योंकि वह एक ऑनलाइन माध्यम है, इसलिए बुक का रूप न देकर उसे रेफरेंस के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, सॉरी, रेफरेंस के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे रेफरेंस बुक नहीं कर सकते। तो विकिपीडिया जो है वह भी हम रेफरेंस के लिए काम में लेते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी पुस्तकें जो किसी सूचना अथवा किसी घटना के महत्व को, उसकी उपयोगिता को, उसकी वास्तविकता को, उसकी तथ्यात्मकता को, उसकी प्रामाणिकता को साबित करते हैं, वो सभी पुस्तकें संदर्भ ग्रंथ के नाम से अभिहित की जाती हैं अथवा जानी जाती हैं। इससे क्या होता है कि किसी भी प्रकार का, और यदि मान लो कोई आकलन किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई आकलन है, जिससे हम सर्वे कह सकते हैं, यदि कोई सर्वे किया जा रहा है तो उस सर्वे में प्रामाणिकता आएगी, वास्तविकता आएगी, उसका महत्व अलग रहेगा, वो तथ्यात्मक भी होगा, और उसकी उपयोगिता है वह ज्यादा मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि संदर्भ ग्रंथों के मुताबिक या संदर्भ ग्रंथों की आंकड़े जुटाकर और पत्रकारिता के माध्यम से वह व्यक्ति विशेष अपनी रिपोर्ट में या अथवा अपने लेख में अखबार के माध्यम से जनता तक प्रस्तुत करता है, तब जनता को इस बात पर या पाठक को इस बात का विश्वास करना पड़ता है कि उस किताब से के पेज नंबर इतने से इस व्यक्ति ने यदि जानकारी दी है तो वह जानकारी सही ही होगी। यदि बरसात की बात करें, 10 साल पहले बरसात कितनी हुई थी, आप कई बार देखते हैं ना कि जयपुर में बहुत तेज बारिश है, पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। तो पिछले 50 साल का कहां से आया? वो जो सूचनाएं थी, वो सूचनाएं सब वो अपने और कार्यालय में अथवा अपनी लाइब्रेरी में अथवा अपने पुस्तकालय में संग्रहित करते जाते थे, और उन दस्तावेजों के आधार पर कहा जा सकता है कि पिछले 50 सालों में आज तक की सबसे ज्यादा बारिश हुई। इससे ज्यादा बारिश कब हुई थी? आज से 50 साल पहले। तो वो एक प्रामाणिकता अथवा वह एक उपयोगिता और वह एक वास्तविकता और तथ्यात्मकता उस बात में झलकती है। इसलिए संदर्भ ग्रंथों का अपना विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, इस पाठ में इतना ही। हम बात करें रिपोर्टाज के बारे में, पिछले सत्र में प्रश्न पूछा गया था, डायरी से पूछा गया था, यात्रा वृत्तांत से पूछा गया था। संदर्भ ग्रंथ की महत्ता एकमात्र बचा हुआ विषय था, और इस विषय के बारे में आप थोड़ा सा और ज्यादा तैयार कर लें तो मैं उम्मीद करता हूं कि बोर्ड परीक्षा में आपको यही प्रश्न देखने को मिलेगा। और आपके यदि पूर्ण रूप से तैयार है तो कोई वजह नहीं कि परीक्षक आपसे खफा हो, आपसे नाराज हो और नंबर कहीं ना कहीं काट दें। तो दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तब तक अगला वीडियो जल्दी लेकर आते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।